भवतु कल्याणम् आरोग्यं सुख संपदहिताय गुरुज्योतिर्नमोस्तुते। श्रीरङ्गस्तुष्ट्वा मुक्तस्तनो विवेशेमहि देवहितं यदायुः शतमिन्नु शरदो अन्ति देवाय त्राणस्य ग्राजरसं तनु नाम पुत्रासो यत्र पितरो भवन्ति मानो मद्याहीरिखतायुगन्तोः अदितिद्योरदितिरन्तरिक्षमसि। डॉक्टर ललिता यादव पधार चुकी हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। और आज के जो हमारा टॉपिक है वो है धरती मेरी माता। एक माँ जिसने हमको जन्म दिया और हमारा पालन पोषण करती है। दूसरी माँ जो दुनिया में धरती माता के नाम से जानी जाती है, वो हमें खाने को, रहने को, यूँ कहें कि जो भी चीज़ इस दुनिया में दिख रही है वो सब हमें धरती माता से मिलती है। लेकिन यदि हमारी जन्म देने वाली माता को कभी बुखार भी हो जाए, बीमार पड़ जाए, तो हम तड़प उठते हैं। और वो धरती माँ जिसके करोड़ों बेटे बेटियां हैं, कई बार पुकारती है, कई बार कराती है, पर हम अपने दायित्वों को भूल जाते हैं। और उसके हम क्या नहीं कर रहे, उसके साथ शोषण की बात करें, हम पेड़ काट रहे हैं, जल बर्बाद कर रहे हैं, और उसके घर में कई बार ऐसे ऐसे परीक्षण कर रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों को विशेष वक्ता के रूप में हमारे बीच मौजूद है डॉक्टर ललिता यादव, जो कि नोडल ऑफिसर हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो हमारे समक्ष आएं और धरती माता को बचाने के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं उस पर हमें अपने विचारों से अनुग्रहित करें। उससे पहले मैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। महाविद्यालय शिक्षा विभाग में सह आचार्य पद पर कार्यरत डॉक्टर ललिता यादव अर्थशास्त्र जैसे विशद विषय की विदुषी हैं। वर्तमान में आपका कार्य क्षेत्र कोटपुतली है। विशिष्ट अर्थशास्त्र, कृषि अर्थशास्त्र एवं बजट योजना जैसे विषयों को विशेषज्ञ के रूप में मानव संसाधन विकास एवं रोजगार के विषय में शोध कार्य कर रही हैं। भारत के विभिन्न जर्नल में आपके 5 से अधिक शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। आप वर्तमान में नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम में राज्य सह क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं सरकार को दे रही हैं। आपके द्वारा कोविड काल में शिक्षा में निरंतरता बनाए रखने हेतु ज्ञान गंगा, ज्ञान दूत, ज्ञान सुधा तथा ज्ञान परख जैसे अनेक ऑनलाइन शैक्षणिक कार्यक्रम समायोजित किए गए हैं। साथ ही बालिका सशक्तिकरण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम, महाविद्यालयों में वार्षिक अकाउंटिंग योजना, मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों को समायोजन किया गया है। मैं इसी के साथ आमंत्रित करूंगी डॉक्टर ललिता यादव मंच पर पधारें और अतिथि का स्वागत करें। सम्मानीय झाला सर, करुणा संस्था की ओर से दीक्षिता मैडम, उपस्थित सभी सम्मानित सदस्यगण, प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को सर्वप्रथम मेरा हार्दिक अभिनंदन। सबसे पहले तो मुझे लगता है कि जब मुझे अपनी स्पीच शुरू करनी है तो मुझे आभार व्यक्त करना ही नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी मैं करूँगी झाला सेठ जी का कि उन्होंने मुझे एक ऐसा मंच दिया है आज जहाँ मैं आप लोगों से बात कर सकूँ। क्योंकि मेरा एक्चुअली जो मेरा पेशा है, व्यवसाय है, वो भी यही है कि मैं टीचिंग से जुड़ी हुई हूँ और अपने विद्यार्थियों से बात करना अपने आप में बहुत ही सहज लगता है। और आज जो मुद्दा है, आज जिस बात पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है धरती मेरी माँ। या एक तरह से हम ये कह लें कि हम सभी धरती माँ की संतान हैं और आप सभी के लिए मैं एक माँ स्वरूप हूँ। तो यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी, शायद एक माँ का मैसेज देने के लिए दूसरी माँ आपके सामने खड़ी हुई है और हम एक सहज रूप में इस चर्चा को करेंगे, एक आपसी बातचीत करेंगे। यहाँ पे आप ये मत सोचिएगा कि मैडम यहाँ पे कोई उद्बोधन देने के लिए आई है।
हम अपनी बात को शुरू करते हैं। बहुत ही अच्छा टॉपिक जो मुझे सर ने दिया, धरती मेरी माँ। अगर हम में से ऐसे कितने बच्चे हैं जो सुबह उठते हैं और उठते ही धरती माँ को प्रणाम करते हैं? इसके पीछे कारण ऐसा हम क्यों करते हैं? बताओ। बिल्कुल, धरती हमारी सबसे बड़ी माँ है और ऐसा हम इसलिए करते हैं। आपने अपने घर में भी देखा होगा, बड़े बुजुर्गों को जैसे ही वो उठते हैं ज़मीन पे धरती माँ को प्रणाम करते हैं, उसका मतलब होता है कि हे धरती माँ, आप मेरे लिए वंदनीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है। मैं आपके ऊपर पैर रखने जा रहा हूँ, चरण रखने जा रहा हूँ, तो आप मुझे क्षमा करें और पूरे दिन भर जितने भी मेरे कार्य हो वो निर्विघ्न संपन्न हो, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दें। ऐसा हम अपनी धरती माँ से प्रार्थना करते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप हम जीवन में जो भी सफलता है वो प्राप्त करते हैं। कई बार अपने घर में ये भी देखा होगा कि जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे मैं बहुत देखा करती थी, मेरी जो दादी है जब भी कुछ खाती थी या जैसे चाय वगैरह लेती थी, उसमें से एक छींटा लेके और ज़मीन पे डाला करती थी वो, और उसके पीछे उनका लॉजिक ये हुआ करता था। मैं अक्सर देखा करती थी। एक दिन मैंने पूछ ही लिया कि आप ऐसा क्यों करते हो, तो उन्होंने कहा कि हमें जो कुछ दे रखा है ये धरती माँ ने ही दे रखा है, तो सबसे पहला जो हमारा भोग लगता है वो हमारी धरती माँ को लगता है। तो ये उनकी जो कुछ चीज़ें हैं जो हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखी हैं, और आज ये जो संस्कार सर ने शिविर आयोजित करा है, उसका जो मेन थीम है, उसका जो उद्देश्य है वो यही है बच्चों कि शिविर के माध्यम से आप अपने साथ कितने संस्कार साथ में लेके जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम यहाँ क्या सीखेंगे और क्या सीख के हम आगे बढ़ेंगे। आज मैं जो भी हूँ, जिस भी पद पर हूँ, हमेशा से मैंने एक ही चीज़ को कैरी करा कि जब भी मैं घर से निकलती हूँ, डेली ऑफिस निकलती हूँ, अपनी माँ के पैर छूती हूँ, भगवान का आशीर्वाद लेती हूँ, फिर मैं निकलती हूँ। मुझे नहीं पता जाने अनजाने मेरे बच्चों ने इस चीज़ को कब सीख लिया। अब वो जब जाते हैं, एग्ज़ाम देने जाते हैं, स्कूल जाते हैं डेली, तो उनका एक हमेशा रहता है कि मेरे पैर छूते हैं, फिर वो निकलते हैं। तो ये शायद ऐसे संस्कार होते हैं जो हम हमारे घर में बड़ों से सीखते हैं। अब हम धरती माँ को अपनी माँ कहते हैं क्योंकि धरती माँ भी एक माँ की तरह हमारा पालन पोषण करती है। जैसे माँ एक छोटे बच्चे के खाने का, पीने का, उसकी हर सुख सुविधा का ध्यान रखती है, ऐसे ही धरती माँ भी हमें अन्न का भंडार देती है, जल देती है, बहुमूल्य रत्न देती है, उद्योग धंधों को चलाने के लिए प्राकृतिक संसाधन देती है, जीवन यापन को चलाने के स्रोत देती है, औषधियाँ देती हैं, दवाइयाँ देती है, सब कुछ तो धरती माँ देती है। वो भी बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन के। वो हमसे कुछ नहीं चाहते कि हम उन्हें क्या दें। ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं। जैसे हम धरती माँ के संतान हैं, ऐसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये भी सब धरती माँ के संतान हैं। हरियाली, वन, उपवन, पहाड़, ये सब धरती माँ को सुशोभित करते हैं। आजकल आपने देखा हो कि ग्रीनरी सभी को बहुत अट्रैक्ट करती है। हम हमारे घर में भी इंडोर प्लांट्स लगाने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि हमें वो पसंद आते हैं। और कोविड काल में तो ये हुआ कि सभी के घर में ये जो औषधीय पौधे हैं वो आ गए, और सभी ने जो ऑक्सीजन वाले प्लांट्स हैं वो इंडोर प्लांट्स अपने घर में लगाने लग गए। तो हम हमारे घर के आंतरिक हिस्से को तो बहुत अच्छा कर सकते हैं, फिर बाहर वाले को क्यों नहीं। कभी हमने इतना सोचा है, कभी इतनी संवेदनशीलता हम हमारे अंदर लाए हैं कि बाहर धरती माँ की जो प्रकृति नष्ट हो रही है, पेड़ पौधों को जो काटा जा रहा है, उनका जो विध्वंस हो रहा है, उनके लिए हमारी संवेदनशीलता कहाँ चली गई, हमारी मानवीयता कहाँ चली गई। अगर हम संवेदनशीलता और मानवीयता की बात करेंगे तो हम अमृता देवी को भी नहीं भूल सकते, हम केजरली आंदोलन को भी नहीं भूल सकते। अभी आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाते हैं केजरली आंदोलन की। अगर मूवी हैंग हो रही है तो कोई बात नहीं, मैं आपको जस्ट वैसे ही बताती हूँ। 1730 की बात है। खेजरली गांव में जो महाराज थे वो युद्ध वगैरह से थोड़ा सा उनको फ्री हुए, फुर्सत मिली। उन्होंने कहा कि चलो महल बनाया जाए, तो उसके लिए तो लकड़ियों की ज़रूरत होगी। उन्होंने अपने जो सेनापति थे उनसे कहा कि जाओ और जंगल से लकड़ियाँ लेके आओ। सेनापति जाता है, कहता है कि खेजरली गाँव में चलते हैं, वहाँ खेजड़ी के बहुत सारे पेड़ हैं और वहाँ से अपन लकड़ियाँ ले लेंगे। एक सिपाही ने कहा देखो वहाँ मत चलो, वहाँ विष्णोई संप्रदाय के लोग रहते हैं, और विष्णोई संप्रदाय के लोग ना तो पेड़ों के हाथ लगाने देंगे ना जीव जंतुओं के हाथ लगाने देंगे। उसने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, राजा का आदेश है, चलो मेरे साथ। सारी की सारी सेना चल देती है
जैसे ही पेड़ों पे कुल्हाड़ी का प्रहार होता है, अमृता देवी अपने घर से बाहर निकलती हैं। उनको लगता है जैसे उनकी छाती पे किसी ने प्रहार करा है, उनके बच्चे पे किसी ने प्रहार करा है। वो बाहर निकलती हैं और कहती हैं कि आप ये क्या कर रहे हो? तो कहा कि ये तो राजा का आदेश है और हम ठीक है, राजा का आदेश है और हम लकड़ी काट रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें एक पत्ती तक ना तोड़ने दूं, तुम तो पेड़ काटने की बात करते हो। तो उसने कहा कि नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। और उन्होंने कहा कि चलाओ कुल्हाड़ी। तो जो अमृता देवी थी, आप ये देखिए कि वो उस पेड़ के चिपक जाती हैं और उन्होंने कहा कि मैं इस पेड़ को कटने नहीं दूंगी। उन्होंने कहा कि सर साँटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, मतलब सर साँटे रुक रहे, रुक का मतलब यहाँ पेड़ से था उनका कि सर साँटे रुक रहे तो भी सस्ता जान, यानी कि अगर मेरी जान जाने से एक पेड़ बचता है तो मुझे मेरी जान की कीमत ज़्यादा नहीं है। उनके साथ साथ उनकी जो 3 बेटियां थी, आशु, भागु और रत्नी, वो तीनों भी पेड़ से लिपटती हैं और वो तीनों के तीनों पेड़ के साथ कट जाती हैं, पर पेड़ को कटने नहीं देती हैं। ये बात जैसे ही दूरस्थ सभी गाँवों में फैलती है, विष्णु संप्रदाय के काफ़ी सारे लोग आते हैं और वो पेड़ों को कटने से रोकते हैं। लेकिन वो जो सेनापति था, वो अपने बस एक उसमें कहते हैं ना, एक ईगो आ जाता है कि नहीं, ये काम तो मैं करके रहूँगा, मुझे करना ही है, या से जिद समझ लीजिए। उसने अंधाधुंध इतने प्रहार करे कि लगभग 300 से ज़्यादा जो लोग थे वो उसमें मर जाते हैं। ये बात जब राजा तक पहुँचती है, इसी बीच क्या होता है कि वो कहता है कि और लोगों को भी काटे जाओ, लेकिन मुझे पेड़ लेके जाना है। तब एक सिपाही लेता है और उस तलवार को पटक देता है, बोला इससे ज़्यादा क्या अत्याचार कराओगे, अब हमें भी भगवान के घर जाना है। दूसरे सिपाहियों का आदेश देता है, पकड़ो इसको, मारो इसे, लेकिन वो भी सारे के सारे अपने तलवार गिरा देते हैं। मैसेज कहाँ जाता है? महाराजा के पास जाता है। महाराजा को पता चलता है ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, ऐसा कैसे हो गया कि मेरे राज्य में मैंने लकड़ियाँ लाने के लिए कहा था, निर्दोष लोगों को मारने के लिए तो नहीं कहा था ना। वो खुद राजा वहाँ जाते हैं, क्षमा प्रार्थना करते हैं, तब जाके उन्होंने कहा कि इस गांव से अब कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। तो बच्चों, ये जो बात आई है विष्णोई संप्रदाय की, विष्णोई संप्रदाय के जो लोग थे, मैं उनके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि जो विष्णोई संप्रदाय है उसकी स्थापना करी थी जम्बेश्वर जी ने। जम्बेश्वर जी ने 29 नियम दिए थे कि जो भी विष्णोई संप्रदाय के लोग हैं उनको इन 29 नियमों का पालन करना है। 29 नियमों का पालन करने के लिए वो लोग क्या कहलाए? विष्णोई, यानी 20+9 क्या कहलाए? वो विष्णोई। और उन्होंने जो 29 नियम दिए, उस नियम में जो 20वां नियम था वो था कि जो हरे पेड़ हैं हमें उनको काटना नहीं है। तो इनका अनुसरण करने के लिए विष्णोई संप्रदाय के लोग आज भी 12 सितंबर को एक जगह इकट्ठा होते हैं, मेला भरता है और वो लोग जो पेड़ पौधे जीव जंतु हैं उनके प्रति बिल्कुल ऐसा ही भाव रखते हैं जैसा कि वो उनके परिवार के सदस्य हैं, वो उनकी संतान है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं अमृता देवी की, उन्होंने उस पेड़ से एक पेड़ को बचाने के लिए अपनी जान दे दी है। तो ये कितनी बड़ी बात है अगर हम इस बात को समझे। तो हम तो सिर्फ लोगों को ये कहते हैं कि आपको पेड़ लगाना है, हम काटने की तो बात कर ही नहीं रहे हैं। इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो ये जो आंदोलन 1730 में शुरू हुआ, ऐसी बात नहीं है कि ये थम सा गया, ये स्वतंत्रता से पहले का आंदोलन था। स्वतंत्रता की बात की जब हम बेटा बात करें तो चिपको आंदोलन आप लोगों के दिमाग में आएगा। जब हम चिपको आंदोलन की बात करते हैं 1970 की जो चिपको आंदोलन था 1973 का, यानी कि जो 1730 की जो एक बयार चली थी वो कब जाके ख़त्म हुई? 1973 में भी ख़त्म नहीं हुई। वो कहाँ पे वापस से उठी वो वाली ज्वाला, यानी कि लोगों के अंदर वापस से वो आया कि वनों का जो कटाव हो रहा है, अंधाधुंध वनों के ठेके दिए जा रहे हैं, इनको काटा जा रहा है। वहाँ पे भी लोगों ने क्या करा कि पेड़ों से चिपके और उन पेड़ों की रक्षा करी। रैनी जो गांव था, रैनी गांव में जो गौरा देवी थी, उस गौरा देवी ने लगभग 24 से 51 पेड़ों को कटने की बात आई थी। ये कितनी अच्छी बात है कि जो चिपको मूवमेंट हुआ उसमें सबसे ज़्यादा जो रोल हुआ वो किसका था बच्चों? महिलाओं का था। तो हम ऐसा नहीं कहते, महत्वपूर्ण भूमिका सभी की होती है, लेकिन हम मान के चलते हैं कि एक स्त्री ममतामयी होती है, करुणा वाली होती है, स्नेह भरी होती है, उसके अंदर प्रेम होता है। शायद ऐसा इसीलिए कि वो पेड़ को भी अपनी संतान मानती है, उसको पता है कि मेरे परिवार का जीविकोपार्जन जो चल रहा है वो इससे चल रहा है, पेड़ हमारी जिंदगी है, इसीलिए वो उस पेड़ को कटने नहीं देती है। चिपको आंदोलन में चंदी प्रकाश भट्ट है,
सुंदरलाल बहुगुणा हैं, इन सभी की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन जो मेन जो लीड रहा वो इन महिलाओं का रहा। यदि हम पूरे बात करें पर्यावरण रक्षा की, जब हम बात करें, हम जितनी भी आंदोलन की बात करें, इन सभी आंदोलन में आप पाओगे कि राजस्थान की अमृता देवी, उत्तराखंड की जो गौरा देवी हैं, इसी तरह से जो हीरा बहन थी और भी सरला बहन है, हेमा देवी है, इन सभी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा इन पेड़ों को बचाने के लिए। और इसका सबसे ज़्यादा जो अच्छा रिजल्ट आया, ये जो चिपको आंदोलन हुआ, इसका जो मेन इम्पैक्ट आया वो ये आया कि 1980 का जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है वो बना, और तत्कालीन जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने कहा कि 15 वर्षों तक हिमालय के जो पेड़ है उनकी कोई कटाई नहीं होगी। और 1986 में एक अधिनियम आया और पर्यावरण को मेन एजेंडे में रखा गया, और एक पर्यावरण का जो मंत्रालय है वो गठित किया गया। यानी कि आप ये देखिए कि ये जो आंदोलन हुए, ऐसा नहीं है कि इसमें लोगों की जान गई, लेकिन उसका रिजल्ट आप देखिए कि रिजल्ट किस रूप में आया है। कोई भी बात अगर सहज रूप में मानी जाती तो क्या कोई अधिनियम बनता, कोई कानून बनता? नहीं। लेकिन मुद्दा कितना गंभीर है कि लोग अपनी जान देने को उतारू हो गए हैं, लोग मरने मिटने को उतारू गए। तब सरकार को लगा कि इस चीज़ों को रोकने के लिए कोई एक व्यवस्था होनी चाहिए, कोई एक कानून होना चाहिए। हमारे अंदर डर किसका होता है? कानून का डर होता है। सहज रूप से आपसे कुछ कहा जाए, आप मानेंगे? कभी कभी नहीं मानेंगे। कानून की अपील करी इस जगह कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। यानी कि जितने भी ये आंदोलन हुए, उन आंदोलनों का कारण ये नहीं था कि सिर्फ आप एक प्रसिद्धि के लिए, प्रोपोगंडा के लिए, उसका उद्देश्य सिर्फ ये था कि ये जो विनाश हो रहा है, इस विनाश को रोका जाए। इस विनाश को रोकने के लिए कानूनी पहल की गई, और इसके जो सारे प्रयास हुए, जितने भी एफर्ट्स हुए, वो सारे के सारे एफर्ट्स बाद में बहुत ही सक्सेस हुए। गौरा देवी ने एक बार कहा था कि यदि पेड़ों को काटोगे तो बाढ़ आएगी। उन्होंने कहा था, वो पढ़ी लिखी महिला नहीं थी लेकिन विवेकशील थी। उन्होंने क्या कहा? यदि पेड़ों को काटोगे तो बाढ़ आएगी। लॉजिक क्या था इसके पीछे का? कि जो पेड़ होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं वो मिट्टी को बांधने का काम करती हैं। अगर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो वो जड़ें नहीं रहेंगी और मिट्टी का कटाव होगा। आपने देखा होगा केदारनाथ, बद्रीनाथ जो त्रासदी आई थी, शायद उसका कारण यही रहा कि वहाँ पे पेड़ों की कटाई होती गई, मकान बनते गए, होटल बनते गए, और इंसान शायद लालच के कारण, एक होता ना कि लालच है, आप पेड़ों को काट रहे हो, घर बना रहे हो, आपको ये नहीं दिख रहा कि हम क्या कर रहे हैं, हम प्रकृति का विनाश कर रहे हैं, और जो बोएंगे वो हम पाएंगे। अगर हम बुरा करेंगे तो वो चीज़ हमारे सामने ही आएगी। ये सारी चीज़ें हुई जो हम लोगों ने देखा कि एक पेड़ के से था या पर्यावरण से रिलेटेड थी। आज वाली जो हम बात करेंगे हमारे कि धरती मेरी माँ, खाली हम इसमें इस चीज़ को लेके नहीं चलेंगे कि हम पेड़ पौधों की बात करें, पेड़ों के लिए क्या हुआ, कौन से आंदोलन हुए, कौन से अधिनियम बने। अगर हम बात करते हैं आगे चल के वन्य जीवों की, तो वो भी तो धरती माँ के संतान है, शायद वो भी प्रताड़ित है, उनका भी शिकार हो रहा है, कभी तस्करी के लिए, कभी आर्केड के लिए, बदलता प्रदूषण उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा हानिकारक सिद्ध हो रहा है। और उनके लिए भी जो अधिनियम बना वो 1972 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना, जिसमें 2003 में संशोधन हुए। और सबसे अच्छी बात यह है बच्चों कि भारत में जो कानून बनता है वो कानून सबके लिए एक समान होता है, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, नेता हो, अभिनेता हो। आप लोगों को ध्यान है सलमान खान का एक केस ध्यान आया? ब्लैक बक का जो शिकार किया था 1998 में, हम साथ साथ हैं मूवी में, उसमें पता है किसने देखा था शिकार करते हुए उन लोगों को? सिर्फ एक बकरी चराने वाले गडरिया ने। उसने सजा दिला दी उसे। क्यों? क्योंकि वो भी विष्णुई संप्रदाय का व्यक्ति था। उसने भी कहा कि जीव जंतुओं को इनको हाथ तक नहीं लगाने देंगे, होगा कोई, होगा सलमान खान। उनके लिए तो कोई सलमान खान मैटर नहीं करता ना, उनके लिए तो क्या मैटर करता है कि उनकी क्या शिक्षा है उसे मिली हुई है, किस शिक्षा को वो फॉलो कर रहे हैं। जो नियम ज़िंदगी में बना लिया वही नियम आगे तक उन लोगों ने कैरी करा। और 1998 वाला जो किस्सा है, सलमान खान अभी तक उससे बरी नहीं हो पाए हैं। कोई उस गवाह को खरीद नहीं सका, जबकि वो तो कितना गरीब होगा बकरी चराने वाला, लेकिन नियमों के आगे उसने पैसे को भी ठुकरा दिया होगा। ये कितनी बड़ी बात है। ये वैल्यू हमारे अंदर एक होनी चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये होती है कि पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, ये तो बेजुबान है ना, इनकी ज़ुबान को ही तो पढ़ना होगा, इनकी ज़ुबान को ही तो समझना होगा। और इन सब को समझने के लिए वंदना शिवा है, MC मेहता है, मेनका गांधी है, इन लोगों ने बहुत एफर्ट्स करे हैं। और ये जो MC मेहता की जिनकी मैं बात कर रही हूँ बेटा, इन्होंने 200 से ज़्यादा याचिकाएं अपनी लगाई हैं
और दिल्ली में जो CNG शुरू हुआ वो इन्हीं के प्रयासों से शुरू हुआ था। तो इन लोगों के बहुत सारे एफर्ट्स हैं कि हमारे जो जीव जंतु हैं इनकी हमें रक्षा करनी चाहिए। एक मैं बहुत सिंपल सी बात आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ। अपन अपने घर में पेट डॉग पालते हैं, ठीक है, लगभग होते हैं। आप कितने प्यार से रखते हो, अपने बिस्तर पे भी सुला लेते हो, अपने हाथ से भी खाना खिलाते हो। हम घर से बाहर निकलते हैं, कोई कुत्ता दिखता है, अगर आपको लगता है वो काटेगा, ले पत्थर उसके मारा, ऐसा क्यों? है ना, अंतर आ गया ना बेटा। घर के परिवेश के अंदर आपकी सोच क्या है, घर के बाहर आपकी परिवेश आपकी सोच क्या है, दोनों में अंतर आया। हम हमारे घर में कोई भी पेड़ उगाते हैं, एक पत्ती भी अगर उसके अंदर निकलती है कितनी खुशी होती है आपको, एक खुशी होती है, अरे वाह। बाहर रहा चलते हैं, कोई पेड़ दिखा, एक दो पत्तियां तोड़ी, चल दिए, टहनी तोड़ी, ऐसा क्यों? हमारी सोच ऐसी क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि जो सोच आपने अपनी रख रखी है कि मुझे अगर मेरे पेड़ पौधों का, जो पेड़ आपके घर के अंदर है वही बाहर है, जो जानवर आप पाल रहे हो बाहर, पत्थर तो मत मारो कम से कम। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं होनी चाहिए। घर में आपने कचरा करा, मम्मी ने क्या सिखा रखा है, कुछ भी कचरा करो जाके कहाँ डालो, डस्टबिन में डालो। बाहर निकलते हैं, दाएं बाएं देखा कोई नहीं देख रहा तो फेंक दिया, ऐसा करते हैं। डस्टबिन देखने की कोशिश कितने लोग करते हैं, बहुत अच्छी बात है ये, और इस मैसेज को भी आगे कैरी करना हमेशा। हम लोग कई बार क्या करते हैं, गाड़ी में से जा रहे होते हैं, अगर लगा कुछ डस्टबिन नहीं है, रास्ते में ही हम आप उसको चीज़ को फेंकते हुए चलते हैं, ठीक है। कोशिश करो कि कुछ नियम ऐसे हैं जिनकी आप हमेशा पालना करो। हमने जीव जंतुओं की बात करी, अब हम नदी नालों की बात करें तो जो जल प्रदूषण हो रहा है, नदियों में जो प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, उसकी भी रोकथाम के लिए जो जल संशोधन अधिनियम बना 74 में, उसमें भी 77, 78 में काफ़ी सारे चेंजेस हुए थे। मेधा पाटेकर ने नर्मदा नदी के ऊपर जब बांध बनाने की योजना आई तो उन्होंने भी बहुत अच्छा एक आंदोलन चलाया, क्योंकि उनका मानना था कि जल संरक्षण और जल प्रदूषण को रोकना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और हमारी जो एक थीम है कि जल है तो कल है, और इस चीज़ को हमें भी मानना पड़ेगा कि हमें जो जल है उसका संरक्षण भी करना चाहिए, जो प्रदूषण है उसको रोकना चाहिए। हम लोग कई बार घूमने जाते हैं, बीच में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, डिस्पोजल लिए उसको वहीं की वहीं फेंक दिया। हमें भी पता है ये प्लास्टिक पानी में जाके गलने वाला तो नहीं है, लेकिन वो जो एरिया है नीचे वाला, जो गहराई है नदी के समुद्र की, अगर धीरे धीरे इकट्ठा होगा तो उसके लेवल को क्या करता है, वो ऊपर करता है। और भविष्य में संभावना किसकी आती है, बाढ़ की ये संभावना आ जाती है, जो हम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुखदायी होती है, परेशान करने वाली होती है। तो ये छोटी छोटी बातें ऐसी होती हैं जिन चीज़ों को हम लोगों को खुद एक समझना होता है। ये जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं ये सारे के सारे धरती पे होते हैं। साइड इफेक्ट किसके ऊपर आता है, शायद कहीं ना कहीं हम लोगों के ऊपर आता है। प्राकृतिक संसाधनों का हम विध्वंस कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि हमारी आवश्यकताएं बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। आवश्यकताओं का आपका एक संतुलन बैठाना ही अपने आप में बहुत मुश्किल होता है। इंसान विलासी होता जा रहा है, हर सुख सुविधा चाहता है। हर सुख सुविधा के लिए होगा क्या, प्राकृतिक साधनों का विध्वंस हो रहा है। विध्वंस का साइड इफेक्ट इस रूप में जा रहा है कि पूरा का पूरा जलवायु है वो चेंज हो रही है। ये सारे के सारे नेगेटिव एस्पेक्ट हमारे ऊपर आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी जो पहल हम लोगों को करनी चाहिए वो सिर्फ इसी रूप में होनी चाहिए कि हम अपने आप से शुरू करें, खुद से शुरू करें, दूसरे से तुलना करके शुरू ना करें। ये सारी चीज़ें आप कब कर सकते हो? हम जो बात कर रहे हैं पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, हम बहुत ही जस्ट एक हिस्से को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग क्या कर सकते हैं। ज़्यादा डिटेल की जानकारी हम लोग नहीं कर रहे हैं अभी, हम जस्ट एक पक्ष को छूने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पर्यावरण के लिए क्या, पेड़ पौधों के लिए क्या कर सकते हैं, जीव जंतुओं के लिए हम क्या कर सकते हैं, जन संरक्षण के लिए हम क्या कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आप कब बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हो बच्चों, जब आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, आप वैल्यूज़ को समझने वाले हो। और एक बहुत अच्छा इंसान कब हो सकते हो, जब आप अपने अंदर बहुत सारी कुछ अच्छी आदतों को लेकर चलो। एक नोटिस करना इस बात को हमेशा, ज़िंदगी में कुछ जो बातें हैं उनको हमेशा आप कैरी करना। यदि आपको एक बहुत अच्छा इंसान बनना है, आपको अपने अंदर कुछ पॉजिटिव थिंग्स को लेके चलना होगा। आपको हैप्पी रहना होगा, आपको हेल्दी रहना होगा, आपको हम्बल रहना होगा, आपको हॉनेस्ट रहना होगा, आपकी सोच अच्छी होनी चाहिए और आप हार्ड वर्कर होने चाहिए, है ना। ये सारे जो 5H या 6H जो भी हैं, ये अगर मिल जाते हैं तो आप एक बहुत अच्छा इंसान बन पाएंगे। अभी हम जो बात कर रहे हैं हैप्पी रहने की, तो इन सारी चीज़ों को भी हम आज के कंट्रास्ट में जोड़ के देखने की कोशिश करते हैं। आप हर स्थिति में खुश रहिए। आप
ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, जहाँ है उस स्थिति में कोशिश करिए। बहुत अच्छे नंबर लेके नहीं आ पा रहे, एक मेहनत करिए और कोशिश करिए कि मेरा जो लक्ष्य है मैं उस लक्ष्य के ऊपर फोकस करूं, उस लक्ष्य से दाएं बाएं जाने की मैं बिल्कुल भी कोशिश ना करूं। मैं ये ना देखूं मेरे पास कितनी सुख सुविधाएं हैं, कितना नहीं है। यदि हम खुश रहेंगे, खुश रह के अपने साथ भी न्याय कर सकते हैं, अपनी प्रकृति के साथ भी न्याय कर सकते हैं, और जो आपने लक्ष्य अपनी ज़िंदगी में निर्धारित करा है आप उसको भी पार कर सकते हो। एक बहुत ही छोटी सी एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको, हालांकि वो आज वाली थीम से थोड़ा अलग हटके, लेकिन चूंकि तुम बच्चे हो ज़िंदगी में तुम्हारे बहुत काम आएगी। एक बार एक विद्यार्थी था, आप जैसा कोई, उसके पापा का ट्रांसफ़र होता है, एक बहुत बड़ी जगह से छोटी सी जगह में आते हैं, कस्बे में आते हैं। चूँकि हर माता पिता अपने बच्चे को हर एक सुख सुविधा देने की पूरी कोशिश करता है, उसमें वो कोई भी कमी नहीं रखता है। तो एक कस्बे के स्कूल में बच्चे का एडमिशन कराते हैं। उस स्कूल की में पढ़ाई बहुत अच्छी हुआ करती थी, बट इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह इतना अच्छा नहीं था। अब वो बच्चा क्या करता, कंपैरिजन करता। किससे कंपेयर करता? वो जो पहले वाला स्कूल था उससे आज वाले स्कूल को वो कंपेयर करता। उसने एक चीज़ सोच ली, मुझे तो रोज़ कोई ना कोई कमी नहीं निकालनी। वो बच्चा इंटेलिजेंट था, ये बात देख लो, वो बच्चा पढ़ने में इंटेलिजेंट था। वो बच्चा रोज़ प्रिंसिपल के पास जाता, सर पंखे सही नहीं चल रहे हैं, सर कंप्यूटर सही नहीं है, सर क्लासरूम गंदे हैं, सर खेल का मैदान अच्छा नहीं। प्रिंसिपल परेशान हो गई, ये बच्चा कर क्या रहा है। प्रिंसिपल एक बात कहता, अच्छा तू एक बात बता, पढ़ाई कैसी हो रही है? सर पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। क्या पढ़ाई अच्छी होती है? कहाँ पढ़ाई तो बहुत अच्छी होती है। कहा ठीक है। वो रोज़ कोई ना कोई शिकायत लेके चला जाता। एक दिन प्रिंसिपल ने सोचा कि मैं इसे डांटूंगा तो वो तो गलत हो जाएगा, मुझे इसको कुछ समझाना चाहिए क्योंकि बच्चा बहुत इंटेलिजेंट है और समझ जाएगा। उसने कहा ठीक है, तू एक काम कर, कल 10 बजे आ, मैं तुझे एक काम दूंगा, अगर वो काम तो बिल्कुल सही तरीके से कर देगा तो मैं तुझे सारी डिमांड मांग लूँगा। बच्चा कहता है अरे वाह सर तो बड़े सही है, अगर एक काम करने से मेरे सारे काम पूरे हो जाते हैं तो क्या दिक्कत है। बच्चों को क्या करते हैं, उसको एक ग्लास पानी का देते हैं, ठीक है, पूरा भरा हुआ वो ग्लास होता है। उसको कहते हैं तेने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना बेटा, बस इस पानी के ग्लास को ले और स्कूल का एक राउंड लगा के आ जा, लेकिन ध्यान रहे एक बूंद पानी के नीचे ना गिरे, कि एक बूंद भी पानी के नीचे नहीं गिरनी चाहिए। वो बच्चा कहता है इतना सिंपल सा टास्क है, इसमें क्या फ़र्क पड़ता है। वो बच्चा उस ग्लास को लेता है, पूरा कंसंट्रेशन उस ग्लास पे होता है और उस स्कूल की जो परिवेश का चारों तरफ उसका चक्कर लगाना वो शुरू करता है। और जब वो पूरा हो जाता है, उसका टास्क कंप्लीट हो जाता है, हाँफते हाँफते सर के पास आता है, सर देखो आपने जो कहा था वो मैंने कर दिया। सर ने कहा पानी की कोई बूंद नीचे गिरी? का नहीं सर नहीं गिरी। का जब तुम इस गिलास को लेके चल रहे थे तो तुम्हें लगा कहाँ पे पंखे चल रहे हैं, कहाँ कंप्यूटर खराब है, कहाँ गंदगी पड़ी, कहाँ बच्चे शोर बचा रहे, कहाँ टीचर पढ़ाई नहीं रहे? का नहीं सर मुझे कुछ भी ध्यान नहीं, मेरा सारा का सारा फोकस सिर्फ इस बात पे था कि पानी की एक बूंद भी नीचे ना गिरे। तो बच्चों जब आपने अपने लक्ष्य की तरफ केंद्रित कर लिया, जब उस बच्चे को ये लगा कि सर मुझे क्या सिखाना चाहते हैं, तुरंत वो बच्चा उन सर के पैरों में पड़ गया, रोने लग गया कि सर मैं इतनी बड़ी मूर्खता कर रहा था, आप मुझे क्षमा किए, मैं मेरे लक्ष्य से भटक गया था। मैटर ये नहीं है कि कितनी सुख सुविधाएं मिल रही है, जस्ट आपका अपना जो लक्ष्य है उसके ऊपर आप फोकस कर लीजिए कि मेरा ये लक्ष्य है, मुझे इस काम को करना है। सुविधाएं बेटा किसी को ज़्यादा मिलती है, किसी को कम मिलती है, लेकिन जो प्रयास है, जो एफर्ट्स हैं वो तो आपके अपने हैं, वो तो कोई दूसरा नहीं दे रहा आपको, वो तो आपके अपने ही हैं। कभी तुलना नहीं की जा सकती किसी की भी, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि सिर्फ आपने अगर अपने लक्ष्य को ध्यान लिया तो फिर सफलता निश्चित है। अमृता देवी पढ़ी लिखी थोड़ी थी, गौरा देवी पढ़ी लिखी थोड़ी थी, लक्ष्य क्या था? पेड़ों को कटने नहीं देना है, और वो उन्होंने अचीव करा। फिर इसी तरह से ये जो जितनी भी बातें हैं, हम कहते हैं कि आप हम्बल रहिए, अपनी सोच को बहुत ऊंचा रखिए, दूसरा क्या करता है उसे कभी कंपेयर नहीं कीजिए। सबसे बड़ी बात है खुद से ईमानदार रहिए, खुद से ईमानदार रहिए, अपने परिवार से ईमानदार रहिए, अपने दोस्तों से ईमानदार रहिए, अपने समाज से ईमानदार रहिए। ईमानदारी खुद से होती है बेटा, दूसरे को देखने से नहीं होती है। मैं ये काम कर रहा हूँ, कोई देख थोड़ी रहा है, ये इस चीज़ से बाहर निकल जाओ। कई बार हम सोचते हैं पढ़ नहीं रहे, मोबाइल है, पढ़ रहे हो, अच्छा मम्मी थोड़ी देख रही है, बेटा मम्मी तो नहीं देख रही पर आप खुद से तो ईमानदार हो सकते हो ना। तो हम ये सारे चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सोचो, तो विचार करो, एक बहुत अच्छे इंसान बनो। बहुत अच्छे इंसान बन के आप धरती माँ के जो भी हम बात करते हैं, जिन भी इश्यूज़ की बात करते हैं, जस्ट उसको ये मत देखो कि ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है या प्रकृति से रिलेटेड मुद्दा है। इन सारी चीज़ों को जीना शुरू कर दो।
इन सारी चीज़ों को जीना शुरू कर दोगे तो ये जो सारे प्रॉब्लम्स हैं हमें चर्चा करने का विषय ही नहीं मिलेगा ना कभी। यदि हम मान के चलेंगे कि धरती प्रकृति प्रदत्त हमारी माँ है, हमारे पूर्वजों ने क्या करा? पूर्वजों ने हमारी बचबारस गाय की रक्षा के लिए, नाग पंचमी सांपों की रक्षा के लिए, आंवला नवमी, पीपल के पेड़ की पूजा, वट वृक्ष की पूजा, ये सारी चीज़ें क्यों करी? क्योंकि उनको उस समय में एक एहसास हुआ कि इन प्रकृति के ऊपर कहीं ना कहीं कोई विनाश आने वाला है। इंसान किससे बनता है? या तो धर्म से बांध दो या उसको कानून से बांध दो, उसके अलावा कोई डर नहीं होता। तो उन्होंने क्या करा? हमारे पूर्वजों ने कानून का सहारा नहीं लिया, उन्होंने धर्म की आड़ में इन सारे पेड़ों की रक्षा के लिए कोई ना कोई व्रत चलाए, कोई हमारे धार्मिक त्यौहार चले, ताकि क्या हुआ कि उस डर के साए में हम उन चीज़ों की रक्षा कर सके, उनका ध्यान रख सके। सर कैन वी कंटिन्यू? झाला सर क्वेश्चंस का सर मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ एक एक्टिविटी की जाए। ये जो आज वाली बात हुई, हम लोगों ने जो भी समझा कि हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, सब लोग जानते हैं। आप एक काम करिए, आप सभी के पास में पेपर तो होगा, ठीक है? आप सभी 5-5 उपाय लेके कि हम लोग पेड़ पौधों के संरक्षण के लिए, जीव जंतुओं के संरक्षण के लिए, या जल के संरक्षण के लिए, या व्हाटएवर है, कुछ भी, हवा पानी, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्योंकि ये वन वे ट्रैफिक नहीं होना चाहिए बेटा। हम बोले फिर उसके बाद में हम लोग देखते हैं, आप लोगों के आइडियाज हमारे पास आने चाहिए। क्योंकि मैं जिस सेल में काम कर रही हूँ नवाचार है, नवाचार में हम लोग उससे नहीं करते। नहीं सर, मैं ये चाह रही थी, जो मैं बात आपको बताना चाह रही हूँ बेटा, तो डेली हम लाइब्रेरी में जाते थे और हम सोचते थे कि यार जो जनरल ग्रुप है उसमें तो डेली उनको बता दिया जाता है क्या पढ़ना है। मैडम चाहती क्या, क्यों रोज हमें लाइब्रेरी में भेज देती है? हमें कुछ सिलेबस का नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। एग्जाम के टाइम पे हमने कहा मैडम सिलेबस तो बताइए, तो कहा कि जो तुमने साल भर पढ़ा है ना वही तुम्हारा सिलेबस था। तो ये सिलेबस किसने क्रिएट करा? हम लोगों ने क्रिएट किया। फाइनल ईयर IIS यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ और मैं ज़ूलॉजी ऑनर्स परस्यू कर रही हूँ अभी कॉलेज में। तो मुझे काफ़ी पढ़ाते हैं एनवायरनमेंट के बारे में। कुछ चीज़ें जो मैंने पर्सनली ऐसे सोचा है, वैसे पर्सनल ट्रिक्स नहीं है मेरी, काफ़ी वर्ल्ड वाइड फेमस है। जैसे एक है, जब हम कहीं रेस्टोरेंट्स में जाते हैं तो जूट या स्टील के स्ट्रॉज खुद कैरी करना। वो अपन को प्लास्टिक पैकेट्स या प्लास्टिक डिस्पोजेबल ग्लासेस देते हैं, उसकी जगह हम अपने ग्लासेस, अपनी प्लेट्स लेके जाएं, उनको वहाँ रेस्टोरेंट में दें, वो अपन को मांझ के दें, अपन उनमें ही खाना खाएं। ये जो ट्रिक्स है ये USA UK में बहुत फेमस हो चुकी है। अब अपने यहाँ पे इनको काफ़ी अभी नॉन क्लासी माना जाता है, इनको एलिट नहीं माना जाता, बट ये बहुत फेमस हैं, काफ़ी लोग इसको यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट चीज़ अपन ये कर सकते हैं दैट वी कैरी आवर ओन जूट और स्टील स्ट्रॉज और कप्स समवेयर वी गो। सेकेंड ट्रिक ये है कि दूध और छाछ के पैकेट्स हमारे घर में डेली आते हैं। दे आर प्योर प्लास्टिक, दे आर वेरी बैड फॉर द इन्वायरमेंट, वी शुड नॉट यूज़ देम मतलब फ्रीक्वेंटली। तो वो जो पैकेट्स आते हैं उनको जब हम खोलते हैं तो उनके 2 डिफरेंट कट्स हो जाते हैं। आपने नोटिस किया होगा, अपन उनको काटते हैं तो उनको काटने का एक तरीका ऐसे है कि अपन एक फ्लैप बना के काटें, क्योंकि जो छोटा प्लास्टिक होता है दैट कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, जो बड़ा प्लास्टिक होता है वो रिसाइकल हो जाता है, द स्मॉल प्लास्टिक कैन नॉट बी रिसाइकल्ड। तो जब हम उसको काटें तो एक फ्लैप बन जाए बीच में, सो दैट द एंटायर थैली इज इंटैक्ट, और अपन उसको रिसाइकल कर लें, उनको वॉश करके सुखा दें, जिससे वो उनको अपन सेल कर सकते हैं और वो रिसाइकल हो जाती हैं बॉटल्स। थर्ड फोर्थ ट्रिक ये है सबसे फ्रीक्वेंट की, अपने घर के सामने, ये हम हमेशा से बचपन से करते आए हैं, बरामदा रखें पानी का और उसको क्लीन करें, उसमें एल्गी ना जमने दें। जब एल्गी जम जाती है पानी में तो वो पशु नहीं खा सकते, उसको नहीं पी सकते। तो वो जो अपन रख तो देते हैं डोंगा, उसमें पानी भी भर देते हैं, बट उसमें एल्गी जम जाती है। उस एल्गी को साफ करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एल्गी इज़ नॉट गुड फॉर प्लांट्स। या एनिमल्स जो उससे फीड करते हैं उसमें वो काफ़ी नुकसानदायक होती है उनके लिए। तो वी शुड क्लीन दी एल्गी वेरी परफेक्टली। तो ये 3 ट्रिक्स हैं जो। मेरा नाम सोनी जय कुमार है, मैं सेवा भारती बाल विद्यालय स्कूल में पढ़ती हूँ और मैं 10th क्लास में हूँ। और मैंने वातावरण के लिए सोचा है, अपना वातावरण बहुत अशुद्ध हो रहा है, ऑक्सीजन की कमी होती है कई लोगों को, इसलिए हमें हफ्ते में 1-2 बार हवन करवाने चाहिए, जिससे हमारा वातावरण शुद्ध होए। क्यों? और पेड़ को बचाने के लिए हमें एक हफ्ते में एक ना एक पेड़ तो लगाना ही चाहिए। और
और चिड़िया या पक्षी के लिए हम पेड़ों पर कोई प्याला वगैरह लगाते, उसको साफ तरीके से मारना चाहिए ताकि वो भी सही रहे। और क्योंकि जब वो मर जाते हैं तो उनमें बदबू आने लग जाती है, तो हमें उनका भी ध्यान रखना चाहिए और हमें साफ़ सफाई का मुख्य तौर से ध्यान रखना चाहिए। और मैं 12th क्लास में हूँ, मैं मालविया कॉन्वेंट स्कूल से हूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो मैम ने बताया कि लोग जो है वो सोचते नहीं हैं, वो उस चीज़ को अपना नहीं मानते हैं। मैंने कई बार देखा है कि मेरे स्कूल में मैंने देखा है जो टैप्स होते हैं, वॉशरूम के टैप्स होते हैं, कहीं हम पानी पी रहे होते हैं, वहाँ पर जो होता है वो उसको खुला छोड़ देते हैं। और खुला भी वो अगर पूरा नहीं छोड़ते हैं तो वो कई बार ऐसा करते हैं कि पानी जो है वो टप 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 थोड़ा थोड़ा टपकता रहता है। वो उसके बारे में भी केयर नहीं करते हैं, वो चलते हैं ना, उसमें क्या है। तो हमें वो खुद को सोचना पड़ेगा कि नहीं, ये जो चीज़ है, पानी जो है, पेड़ जो है, वो हमारे लिए, वो हमारे लिए, वो आगे जो नई पीढ़ी आएगी वो उनके लिए, ये हमारे जीवन के लिए। तो जब तक हम उन्हें अपना नहीं मानेंगे हम उनको बचा नहीं पाएंगे। हमें इस चीज़ के बारे में भी हमेशा सोचना चाहिए। और स्प्रेडिंग अवेयरनेस, हमें अवेयरनेस फैलाने की बहुत ज़रूरत है। मैंने सोच लिया कि हाँ कि मैं पानी बचाऊंगा, मैं काफ़ी बार टैप बंद भी कर देता हूँ, बट वो मैंने कर लिया, लेकिन वो 100 और जने वेस्ट कर रहे हैं, उसका क्या? मुझे उनको भी तो बताना चाहिए ना कि यार ये गलत है, आप इसको सही तरीके से करो। अगर आप गलत करोगे तो आपके साथ भी वो गलत ही होगा। और मैं अगर सही कर रहा हूँ और 100 लोग उसको खराब कर रहे हैं तो वो मेरा मैटर नहीं करेगा। और जो प्लास्टिक की भी बात मैम ने की थी, हमें जो प्लास्टिक का यूज़ है, मैं समझता हूँ कि प्लास्टिक आजकल सबसे बड़ा कंसर्न है हमारी लाइफ में। उससे हमको इतना ज़्यादा वो हमारे वाटर पॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा आता है और लैंड पॉल्यूशन में भी बहुत ज़्यादा आता है। हमें प्लास्टिक का जितना ज़्यादा हो सके वो अवॉइड करना चाहिए। और उसको एनिमल्स भी खा जाते हैं कई बार, उनको नहीं मालूम होता है कि क्या चीज़ है, उसके अंदर खाना देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, वो उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। इवन हम उसमें जो खाना स्टोर करके रखते हैं वो हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा ख़राब रहता है। तो हमें ये कुछ बातें जो ध्यान रखनी चाहिए, अवेयरनेस फैलानी चाहिए, खुद सोचना चाहिए, प्लास्टिक का कम यूज़ करना चाहिए। थैंक यू। मेरा नाम दिव्य प्रकाश सामनानी और मैं MPS इंटरनेशनल से हूँ। एक्चुअली मैंने 5 चीज़ें तो नहीं लिखी, सिर्फ एक चीज़ लिखी है। और मेरे को भी कोई ज़ूलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे को ज्योग्राफी पढ़ना ही पसंद नहीं है। मेरे को सिर्फ एक चीज़ आती है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। अब उस हिसाब से अगर हम लोग इसकी बात करें जो हमारा कंसर्न मैम ने बताया, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो अभी जो आए थे कि 100 लोग काम नहीं करते, उसको हम लोग बायस्टैंडर इफेक्ट कहते हैं। और रही बात इस बात की, सो वी शुड नेवर से दिस कि ये लोग ख़राब कर रहे हैं, ये प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, ये ऐसे नहीं हो रहा, बिकॉज एक्चुअली लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से सारी एनर्जीज होती हैं और फिर हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी हिसाब से हमारी रियलिटी बना देता है। सो ऑलवेज से पॉजिटिव, जैसा कहना है कि वी शुड सेव दिस, जस्ट से दिस मच, डोंट से कि वो नहीं कर रहा, ये नहीं कर रहा। आई नो बहुत लोगों को लग रहा होगा कि क्या बात है, ऐसे नहीं कह सकते, बट लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है वो हमारे थॉट्स, वर्ड्स, जो मानो उसको रियलिटी बना देता है। उसको कोई लॉजिक नहीं आता, जो हम कहते हैं वो रियलिटी बन जाती है। तो इसलिए ऑलवेज बी पॉजिटिव। और अगर इसकी कोई भी बात है तो से पॉजिटिव लाइक दिस कि हो जाएगा, हो रहा है, सब सही है, जस्ट से इट्स ऑल फाइन, अननेचुरल ट्रेजर इज प्रिजर्व्ड, दिस मच इज फाइन। थैंक यू। टोमशा पांडे है, मैं महारानी गायत्री देवी विद्यालय में 5वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। हमें पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ों को नहीं काटना चाहिए, जल बर्बाद नहीं करना चाहिए और पेड़ों को न काटने के साथ साथ हमें नए पेड़ पौधे भी उगाने चाहिए और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। एक्चुअली मेरा पॉइंट ये है कि अपन सबको एक माय नेम इज़ अमित एंड आई एम फ्रॉम जयपुरिया विद्यालय। बेटा माय नेम इज़ अमित, आई एम फ्रॉम क्लास 12th फ्रॉम जयपुरिया विद्यालय। सो मेरा पॉइंट ये है कि हमें हमेशा पेड़ों पौधों को घर में हो या बाहर हो, अगर आप रूटीन से उनमें पानी डालेंगे तो जब आप उसकी ग्रोथ देखेंगे तो आपको एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आएंगी और ये अच्छा एक अच्छी गुड हैबिट भी डेवलप होगी। आजकल लोग फ़ोन वगैरह में ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं और कोई अच्छी हैबिट नहीं ले पाते, एडॉप्ट नहीं कर पाते। तो उन लोगों को क्या है, एक पेड़ पौधे को अगर पानी डालेंगे रोज़ तो उनको वो जब ग्रोथ देखेंगे उसकी तो अपने आप ही उनके अंदर पॉजिटिव वाइब्स आएंगी। और हमें इंटरेस्ट होना चाहिए कि नए और पौधे लगाएं, जहाँ खाली जगह दिख रही है वहाँ पौधे लगाएं।
तो इससे एनवायरनमेंट भी बचेगा और हम में अच्छी हैबिट भी डेवलप होगी। थैंक यू। नॉट फ्रॉम सेंट जेवियर्स बट आई प्रॉमिस आई एम जस्ट अ स्मार्ट। सो यहाँ पर स्कूल के बच्चे हैं। एक टाइम आएगा जब आप कॉलेज में आएंगे और आप देखेंगे कि आपके आसपास जो भी क्राउड है, जो भी बच्चे हैं, वो बच्चे रोज नए अच्छे कपड़े पहन के आएंगे और अगर आप नहीं पहन रहे इट विल स्टार्ट टू गेट पीट। वो जब समय आए और आप जब शॉपिंग वगैरह करें, मैं चाहूँगा कि पानी बचाने के मामले में आप एक चीज़ का ध्यान रखें। कुछ कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं, जैसे वेस्टर्न ब्रांड्स आए इंडिया में, H&M, Zara, नाम सुने? ये ब्रांड्स फास्ट फैशन होते हैं क्योंकि इनका कैटलॉग हर महीने बदलता है, हर महीने नई रेंज आ गई और ऐसा होता है कि वो जो पुरानी रेंज है वो फिर वापस नहीं आएगी। तो लोगों को काफ़ी लगता है कि अगर मुझे सस्ते में बहुत सारे कपड़े चाहिए तो मैं H&M या Zara से उठा सकता हूँ। ये प्राइसेस इतनी कम कर पाते हैं और कैटलॉग इतना ज़्यादा कर पाते हैं क्योंकि इनके जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस हैं उनमें एनवायरमेंटल कॉन्शियसनेस नहीं होती। कई कई बार मैंने देखा एक शर्ट बनाने में 300 लीटर पानी लग जाता है। सो अगर आप 300 रुपए की 2 शर्ट उठा रहे हैं Zara से, आपके पास अगर पैसे नहीं है, आप स्टूडेंट है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड, क्योंकि एक टाइम था जब मैंने भी फास्ट फैशन बहुत खरीदा था। बट फॉर दोज ऑफ यू हु हैव द मनी या फिर जो ऐसी फैमिली से आते हैं कि पैसा है, मेरा निवेदन है आपसे, आप 300 की 2 शर्ट उठाने की जगह 600 की एक शर्ट ऐसे ब्रांड से उठाएं जो अपने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को लेके थोड़ा सा पब्लिक है, थोड़ा सा एनवायरमेंटली कॉन्शियस है और पानी को बचाने के लिए उन्होंने कुछ भी मुहिम की हो और नॉन केमिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो आइडियली। और इसमें भी अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं तो आप अपने लोकल टेलर्स को सपोर्ट कर सकते हैं या फिर जो इंडियन ब्रांड्स हैं रेडीमेड में ही जो थोड़े से महंगे प्राइस पे एनवायरमेंटली कॉन्शियस कपड़े देता है। अगर आपके पास पैसे हैं तो फास्ट फैशन को छोड़ें, एनवायरमेंटली कॉन्शियस फैशन की तरफ जाएं, इससे काफी पानी बचता है। इसको ऐड ऑन करने के लिए मैं ये कहूँगा कि इस वक्त एक बहुत कूल चीज़ वेस्टर्न ट्रेडिशन में फेमस हो रही है जिसको अलग नाम से बोला जा रहा है, पर असलियत में वो क्या है? खादी। खादी एक ऐसी चीज़ है जिसको इतना अंडर अप्रिशिएट किया गया है वक्त के साथ कि वो एक तरीके से गायब सी हो गई थी। पर पता है अपन लोगों को तभी अक्ल आती है जब अपन देखते हैं किसी वेस्टर्न फैशन मॉडल को, देखिए अरे वाह उसने खादी पहना है, मेरे को भी यही चीज़ चाहिए। जो चीज़ें अपने यहाँ पे इंडिया में अडेप्ट हो रही है, अगर अपन उन्हीं को अडेप्ट कर लें तो अपने को कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आज लोग फॉरेन कंट्रीज घूमने के लिए इतने उतावले होते हैं, अगर वो पूरा इंडिया घूम लेना तो उनको क्या कुछ नहीं देखने को मिल जाएगा वो खुद नहीं जानते। कमिंग बैक टू माई पॉइंट, आई एम नमन अग्रवाल फ्रॉम सेंट जेवियर्स कॉलेज और आप सबने बहुत ही अच्छे पॉइंट्स रखे कि कैसे अपन एनवायरनमेंट को बचा सकते हैं। मेरा पॉइंट थोड़े एक और प्रैक्टिकलिटी की तरफ है। मेरा पॉइंट ये है कि आपको सिचुएशनली सोचना बहुत ज़रूरत है, सोचने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि काफ़ी लोग काफ़ी कुछ करना चाहते हैं पर उस समय उस जगह पर क्या चीज़ पॉसिबल है। जैसे कि अगर आपको वाटर कंजर्वेशन करनी है तो आपको पता है कि यार आप वाटर हार्वेस्टिंग तो चालू नहीं कर सकते एकदम से अपने घर पे। आप एक छोटा कदम उठाइए, जैसे कि सबसे पहले शायद संयुक्ता आई थी, उसने एग्जाम्पल दिया था कि उन्होंने अपने घर के सामने जो पेट्स के लिए रखते हैं, जो भी बाहर के जानवरों के लिए अपन पानी रखते हैं, उसका एल्गा ही साफ कर दीजिए। ठीक है, कितना अच्छा पॉइंट है क्योंकि सिचुएशनली वो चीज़ सही है। सिमिलरली अगर आप शॉपिंग करेंगे तो उस वक्त आपके लिए कॉन्शियस होना जरूरी है। एनवायरनमेंट सेव करने के लिए आपको एक मन की धारा नहीं बनानी, वो आपका एनवायरनमेंट ही बन जाना चाहिए। एनवायरनमेंट को सेव करना ही आपका एनवायरनमेंट बन जाना चाहिए। आपको जब मौका मिले, जिस चीज का मौका मिले, आपको उसी वक्त उस चीज पे एक छोटा स्टेप लेना चाहिए। एक कॉन्शियस अपना हमेशा जागरूक रखना चाहिए। आपके दिमाग में वो चीज रहनी चाहिए कि आपका एक एक कदम इस धरती के लिए भारी भी पड़ सकता है और वही कदम सोने का भी हो सकता है। डिसीजन लेने वाले आप सब लोग हैं, हम सब लोग हैं। थैंक यू। सबसे पहले तो हमें एक चीज़ करनी चाहिए, जैसे कि जल का बचाव। क्या है कि आने वाले टाइम पे जो 3rd वर्ल्ड वॉर होगी ना, ये जल के लिए ही होगी, ये कंफर्म है, क्योंकि जल का स्तर हमारे गिरा जा रहा है। तो हमें बहुत से लोग ये भी कहेंगे, जैसे हम किसी को एडवाइस देंगे कि आपको जल को बचाना चाहिए, तो हम ये भी कहेंगे कि भाई ये मतलब ज्ञान दे रहा है एक तरीके से, तो मानेंगे नहीं, लेकिन हमें कहना चाहिए लोगों को। और दूसरा है कि हम सब एक बार शौक में आके पक्षियों के लिए पानी पीने का लगा तो देते हैं, लेकिन फिर उसकी साफ़ सफाई करना, उसमें पानी डालना, ये सब हम भूल जाते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें
उसका ध्यान रखना चाहिए, हमें उसमें पानी डालना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। और तीसरा, हम सब साल में एक बार हमारा बर्थडे आता है, हम सब बर्थडे मनाते हैं, इतना पैसा वेस्ट करते हैं, बाहर में जाते हैं, क्लब में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, पार्टी वगैरह करते हैं, पैसा वेस्ट है। इससे बढ़िया हमें एक चीज़ करनी चाहिए कि हमें हर बर्थडे पे एक पौधा लगाना चाहिए। वाह। और इसका अगले आने वाले बर्थडे तक उसमें डेली पानी डालना चाहिए, उसकी सेफ्टी या उसका जो भी है मतलब उसकी सेफ्टी रखनी चाहिए हमें, और उसका ध्यान रखना चाहिए जब तक वो बड़ा नहीं हो जाए, उसकी फुल सेफ्टी करनी चाहिए। और इसे हम हर बर्थडे पे करेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल भी सही हो जाएगा। और ये कोरोना जैसी बीमारी आती है इनसे। मैं जो भी कहना चाहूँगी उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगी कि हमें जो भी शुरुआत करनी चाहिए वो खुद से करनी चाहिए। हमें दूसरों को कहने से पहले खुद को देखना चाहिए कि हम अगर ये कर रहे हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि तो दूसरा कर रहा है या कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर हम खुद करेंगे तो दूसरा अगर हम सही कर रहे हैं तो दूसरा भी हमें देख के वही काम करेगा। तो मैं ये कहना चाहूँगी, जब हम पेड़ पौधे लगाते हैं तो जैसे हमारी मम्मी हमारा इतना ख्याल रखती है बचपन से ही, वैसे ही हम पौधे लगाते हैं तो हमें भी उनका बच्चों की तरह ख्याल रखना चाहिए। पानी है, उसको हमें माता समझकर उसकी कद्र करनी चाहिए। जैसे हम अपनी मम्मी की रिस्पेक्ट करते हैं, अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करते हैं, टीचर्स की रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे हमें पानी की भी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि उसको पीने के बाद ही हमें जो है हाँ हमारी प्यास बुझती है और हम अच्छा फील करते हैं। तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए जैसे हम अपने पेरेंट्स की करते हैं और सबकी करते हैं। हम घोंसले लगाते हैं पक्षियों के लिए, तो वो छोटे बनाने चाहिए क्योंकि ताकि उनको, जिससे पक्षियों को धूप ना लगे और वो मतलब अपने उस घोंसले के अंदर ही रहे। तो बस, थैंक यू। अभी जो भी डिस्कशन करा, कितने सारे पॉइंट्स तो आपसे ही निकल कर आए। बहुत अच्छे, क्या बात है। संजय जी की अनुमति हो तो हम सभी अपनी अपनी जगह खड़े होकर एक शपथ लें। तो हम एक पेड़ लगाना चाहिए। और एक मुहिम भी है, कोटपुतली कॉलेज में एक मुहिम है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ों की कटाई हुई थी फ्लाईओवर के कारण, लेकिन हम सभी कॉलेज वालों ने जन्मदिन पे, एनिवर्सरी पे पौधे दान कर करके वापस से उस हरियाली को बरकरार कर दिया है। तो ये एक इच्छा शक्ति हमारी अपनी खुद की होनी चाहिए। और आज इतने अच्छे मौके पे जो कि सर ने बहुत ही अच्छा एक संस्कार शिविर आयोजित करा है, और मुझे भी एक सौभाग्य है कि यहाँ आने का एक अवसर मिला। और आप जैसे जो विद्वस्त बच्चे हैं, बहुत ही इंटेलिजेंट है, उनसे एक कम्युनिकेशन हुआ। आज हम लोग एक शपथ लेते हैं, मेरे साथ आप भी बोलिएगा। मैं अपने पर्यावरण को और जीव जंतुओं को बचाने की शपथ लेता हूँ, लेती हूँ। मैं पूरी ईमानदारी से जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा, करूँगी। ये सिर्फ आपकी अपनी सोच है बेटा। इस सोच के साथ हम चलेंगे तो भविष्य में हमें कभी भी इस बात की चर्चा नहीं करनी पड़ेगी कि धरती हमारी माँ है और उन्हें कितने कष्ट है। इंटरैक्टिव सेशन उन्होंने यहाँ बनाया। हमारी जो टीम है जिसमें प्रियंका जी, कृति जी, चेतन जी, ये सब मुझसे कह रहे थे मैडम आप ये सेमिनार करा रहे हो, इसमें कुछ इंटरैक्टिव सेशंस ज़रूर होने चाहिए, तभी बच्चे इंजॉय करेंगे। तो शायद मैं प्रियंका जी और कृति जी और चेतन जी जो सब हैं, जो सारे टीम के रूप में काम कर रहे हैं, शायद आपकी बात को हमने सम्मिलित कर लिया और इस प्रोग्राम में जो आप चाह रहे थे वो हमने कर लिया। तो आज का सेशन बहुत इंटरैक्टिव रहा। मेरे ख्याल से बच्चों को नींद भी नहीं आई है और एंजॉय भी किया है। तो इसके लिए आप सब अपने लिए तालियां बजाएं।